जी, जी। लेकिन मंजीत बाबू 7 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम कर जिसका सब्जेक्ट था कि एंटाइटलमेंट ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम जी गवर्नमेंट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द जी नेशनल पेंशन स्कीम कर एक सर्कुलर जारी किया गया है। जी अब ये सर्कुलर किसने जारी किया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड जी वेलफेयर और सुरक्षा। ये पूरा मामला है क्या? इसमें मैं जहां तक देख पा रहा हूं कुल 7 या सॉरी माफ कीजिएगा 6 पॉइंट है और एस जी चक्रवर्ती जो अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका हस्ताक्षर है, भेजा भी गया है टू ऑल द मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसी खबर जी। से आज की जो न्यूज है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मामला है क्या? विशाल सर, आपको याद होगा कि जी एनपीएस के खिलाफ लंबे समय से 10-12 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एनपीएस 2004 में आया और बहुत सारी अस्पष्टता थी, स्पष्टता नहीं थी एनपीएस के कानून में। जी 2013 में एनपीएस के ऊपर पहली बार कानून बना जिसे हम पीएफआरडीए एक्ट कहते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। यानी जी 2004 से लेकर के 2013 9 साल का जो इतिहास है, जी 9 से 10 साल का, उस समय तक तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। जी तो ये जो 7 अक्टूबर को एक जो मेमोरेंडम आया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल एक आदेश इसे ना समझे बल्कि एक क्लैरिफिकेशन है। सरकार ओके ने एक क्लैरिफिकेशन समय समय पर डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू, जो कि भारत सरकार के कार्मिकों के संबंध में कोई भी मसला होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन ग्रीवेंसेस वेलफेयर, जिसको डीओपीपीडब्ल्यू कहते हैं। दूसरा जी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स, जिसे हम डीओपीटी कहते हैं। ये जी दोनों डिपार्टमेंट कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। कर्मचारियों के संबंध में अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन है या नया कानून है या कोई बदलाव है, उनको जारी करते रहते हैं। तो जी जो अभी तक का क्या था, आप ऐसे समझिए कि 2021 तक, यानी जी 2004 जनवरी से लेकर के 2021 तक एनपीएस में जो व्यवस्था थी, अगर एनपीएस के अंदर कोई भी कर्मचारी मर जाता था या डिसेबल हो जाता था, ठीक है तो जितना भी पैसा कर्मचारी का कटा और जितना भी पैसा सरकार ने कंट्रीब्यूट किया, यानी 10% प्लस 14% प्लस दोनों पे लगा हुआ ब्याज, ये जी सारा का सारा पैसा सरकार रख लेती थी अपने पास। फिर ठीक है कर्मचारियों को पेंशन देती थी। अगर 7 साल की नौकरी से ज्यादा नौकरी के बाद मौत हुई तो 50% पेंशन देने का प्रोविजन था। 7 जी साल की नौकरी पूरी करने से पहले मौत हो गई तो 30% पेंशन देने का प्रोविजन था। अब ठीक चूंकि 7-8 साल में कुछ कॉर्पस इकट्ठा नहीं होता था, 10-15 लाख रुपए हो भी पाया तो वो भी सरकार छीन लेती थी। 30% जो पेंशन का प्रोविजन था, लेकिन किसी को पेंशन मिल नहीं रही थी क्योंकि नियमों में बहुत अस्पष्टता थी। तो 30 मार्च 2021 को पहला बड़ा बदलाव, जिसे हम मतलब पहला तो नहीं कहेंगे, दूसरा बड़ा बदलाव था। पहला बड़ा बदलाव ये हो गया था 1 अप्रैल 2019 को, जब जी गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से 14 किया था। तो ठीक है दूसरा जो बड़ा बदलाव कोविड पेंडेमिक के दरमियान हुआ, उसमें सरकार ने ये कहा कि अब वो किसी की डेथ या डिसेबिलिटी होने के बाद जी किसी के कॉर्पस को नहीं हड़पेगी। सरकार ठीक है केवल अपना वाला फंड वापस लेगी जो 14% के रूप में दे रही है वो, और उस पर जितना ब्याज लगा है वो वापस लेगी। यानी कि कर्मचारी वाला कंट्रीब्यूशन और उस पर जितना ब्याज लगा या इंटरेस्ट आया या फिर रिटर्न आया, वो सारा का सारा पैसा एम्प्लॉय के परिवार को देने का प्रावधान कर दिया। ठीक है दूसरी बात, पहले 7 साल की नौकरी के बाद अगर डेथ हुई तो 50% था, 7 साल के अंदर अगर हो गई तो 30% था। तो उसने इस जी क्लास को खत्म कर दिया और ये कहा कि कितने भी दिन की नौकरी हो, चाहे 1 साल की, चाहे 4 महीने की, उस व्यक्ति के परिवार को 50% यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार फैमिली जी पेंशन उसके परिवार को मिलेगी। ये ठीक है नियम सर बना दिया। ठीक है अब अगर कोई प्री एग्जिट करता है, प्री एग्जिट को बोलते हैं प्री मैच्योर एग्जिट, यानी नौकरी में रिटायरमेंट से पहले जी इस्तीफा दे देना। जी तो मान लीजिए कोई 10 साल नौकरी किया, इस्तीफा दे दिया, तो ठीक है एनपीएस में उस पर 2015 का एग्जिट रूल लगता है। ठीक एनपीएस का 2015 का एग्जिट रूल ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी पूरी नौकरी होने से पहले, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से पहले कोई नौकरी छोड़ देता है, जी इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे केस में जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है जी कर्मचारी का, सरकार का, सब मिला करके,
जी। उस कॉर्पस का 20% उसे उसी दिन दे दिया जाएगा जिस दिन की वो इस्तीफा देगा, मतलब। ओके सर, ओके। ठीक है, बचा ठीक है, कितना? 80% बचा। 80%। जी। 80% की उसे एन्युटी खरीदनी होगी, किसी ठीक कंपनी है। से उसको पेंशन प्लान खरीदना होगा, ये नियम जी। था। जी। दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए आज किसी ने इस्तीफा दिया जी। तो 90 दिन सरकार वेट करती है, क्योंकि 90 दिन तक कर्मचारी को ये पावर है कि 90 दिन के अंदर वो अपना इस्तीफा वापस ले सकता है, वो नौकरी पर फिर से ज्वाइन कर सकता है। ये हर एक वर्ग में लागू होता है मंजीत बाबू? जी जी ए जी। बी सी यानी डी सभी? कोई भी नौकरी हो, चाहे एमटीएस से लेकर के क्लास 1 आईएएस तक हो। ऑल इंडिया सबसे छोटी सर्विसेज। नौकरी मल्टीपल टास्किंग स्टाफ हो गया, और सबसे बड़ी नौकरी फिर वो आईएएस के माध्यम से सेक्रेटरीज तक जाते हैं। जी। सब पर ये नियम लागू होता है कि 90 दिन के बाद ही इस्तीफे को प्रभावी माना जाता है। ओके। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर को भारत सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो 20% उसका दिया जाएगा 90 दिन के बाद, क्योंकि 90 दिन जी। के बाद इस्तीफा प्रभावी होगा, और 80% पर उसको पेंशन दी जाएगी। ये नियम है एनपीएस का। ठीक है। लेकिन अगर इसी दरमियान उस इस्तीफा देने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, कोई आदमी है जिसने इस्तीफा दे दिया आज, और ठीक है। 90 दिन के बाद, 90 दिन के पहले पहले उसकी मौत हो गई, तो ठीक है। ऐसे केस में वो 20%, जब उसकी मौत हो गई तो 20% टोटल कॉर्पस का तुरंत उसके परिवार को दे दिया जाएगा, ठीक और है, ठीक है। 80% जो बचा उस पर तुरंत पेंशन देनी शुरू कर देंगे। अच्छा। तो अब मेरा जो सवाल है भारत सरकार से कि इस्तीफा तो 90 दिन के बाद प्रभावी हुआ, आपने ही रूल बनाया है, आज है। इस्तीफा देगा, उसका जो इफेक्टिव होगा वो रेजिग्नेशन वो 90 दिन के बाद होगा। मौत उसकी 90 दिन के पहले हो गई तो इस्तीफा तो प्रभावी हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो नौकरी में है, अभी भी आज भी वर्किंग है, भले ही वो उसने इस्तीफा दे रखा है, वो अंडर कंसीडरेशन, अभी कंसीडरेशन मंजूर नहीं हुआ है मतलब। जी। तो ऐसे केस में जब कंसीडर हुआ ही नहीं, अभी भी वो नौकरी में वापस जा सकता था, उसके पास ये राइट था, तो आपने उस दिन से 2080 का फार्मूला कैसे लागू कर सकते हैं? उस केस में जो डेथ एंड डिसेबिलिटी का केस अभी हमने जिक्र किया कि कर्मचारी वाला अंशदान प्लस उस पर लगा हुआ ब्याज या रिटर्न उसके परिवार को दिया जाएगा, और 50% पेंशन उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो भारत सरकार का ही नियम है 2021 का, 30 मार्च 2021 को 52 पेज का गजट जारी किया था भारत सरकार ने DOPPW के माध्यम से, जिसमें तकरीबन 26 पेज हिंदी के हैं, 26 पेज इंग्लिश के हैं। ठीक है। उसके रूल नंबर 10 में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान किया जाता है कि सेवा काल में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको उसका वाला कंट्रीब्यूशन और प्लस 50% पेंशन देने का प्रावधान है, तब तक जब तक कि उसने 20 और 80 वाले प्रावधान को ऑप्ट ना किया हो। मतलब ये ऑप्शनल बेसिस पे है, लेकिन दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए वो किसी भी व्यवस्था को चुन सकता है। तो जबरिया आप उस पर डेथ के केस में कैसे 2015 का एग्जिट रूल ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं? ये हमारी सरकार से मतलब हमारा सवाल है। आप नहीं ला सकते, टेक्निकली गलत है वो। उसके परिवार को 50% पेंशन मिलना चाहिए और कर्मचारी का पूरा अंशदान ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए। जी 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 जी। मंजीत बाबू, अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस जो क्लैरिफिकेशन जो आप कह रहे हैं, इसको और डिकोड करने की जरूरत है, या 6 पॉइंट को आपने अभी तक जितना है उसको आपने सारांश बता दिया है? देखिए, बाकी सारी चीजें बहुत नॉर्मल हैं, ये एक टेक्निकल पॉइंट नंबर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं मंजीत बाबू, क्योंकि ये जो लेटर्स होते हैं इसको आम भाषा में समझाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी 1 करोड़ से अधिक जो हमारे केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। आप एक बेहतर जानकार हैं, हर एक बात को डिकोड करते हैं आसान भाषा में, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 पॉइंट पे इसको भी आप आसान भाषा में डिकोड करें। जी जी जी। तो अभी मेरे सामने क्या है कि वो स्क्रीन पर अगर चीजें हो तो मैं उसको बहुत सिंपली
उसको मैं डिकोड कर सकता हूँ। जी जी, दूसरी तो क्या बात मैं उसमें, बोलूं, आप उसको, मैं आपको रिपीट करता हूं, आप बिल्कुल उसको। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो उनको पॉइंट को आप बोल सकते हैं। जी जी, एक है, सेकंड पॉइंट है मंजीत बाबू कि रूल 14 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 प्रोवाइड फॉर एंटाइटलमेंट ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम. The rule provides that on resignation from a government service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the authority as admissible in the case of exit of a subscriber from the national pension system before superannuation. ये second point है मंजीत बाबू। जी जी, तो वो यही बात कह रहे हैं, सुपर एन्युएशन के पहले जब भी आप निकलते हैं तब तक, जब तक कि गवर्नमेंट आपको खुद ही पब्लिक वेलफेयर में रिटायर नहीं कर देती। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि रिटायरमेंट से पहले दो तरीके हैं जब कर्मचारी नौकरी से बाहर निकल सकता है, जिसमें उसको रिटायरमेंट के लाभ मिले। पहला है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके लिए 20 साल की नौकरी कंपलसरी थी, अभी 24 अगस्त को उन्होंने 20 की जगह 25 साल कर दिया है। यानी कि अगर आप 25 साल की उम्र में नौकरी में आए हैं तो 50 साल की उम्र से पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। 25 साल की नौकरी आपको करनी ही करनी है। दूसरा, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि आप अक्षम हैं या कोई प्रॉब्लम है आपके साथ में, या आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और आप 50 साल की उम्र पहुंच चुके हैं, तो वो 56J के रूल नंबर 1 के अनुसार आपको जबरिया रिटायरमेंट कर सकती है, जिसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहा जाता है। तो ये दो केस है जिनसे आप रिटायरमेंट के, अगर सरकार आपको वॉलंटरी रिटायर करती है तो भी आपको रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट देगी, जबरिया रिटायरमेंट करती है आपके साथ तो भी आपको रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक कि ऐसा नहीं है और आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हैं तो आप पर प्री मैच्योर एग्जिट में रूल 2015 लागू होता है, और 15 के अनुसार आपको 80% कॉर्पस वहीं छोड़ना पड़ेगा, 20% आपको कॉर्पस मिल जाएगा। इसमें एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लीज। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टोटल कॉर्पस जी, यानी कर्मचारी का प्लस सरकार का और दोनों में लगा हुआ टोटल रिटर्न, ये सारा मिला करके अगर 5 लाख रुपए से कम है जी, तो ऐसे केसेस में सारा का सारा 5 लाख रुपए से कम वाला पैसा उठा करके आपको दे दिया जाएगा, आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, और कोई पेंशन नहीं, नो पेंशन। हाँ, प्री मैच्योर एग्जिट पे, डेथ एंड डिसेबिलिटी में नहीं, केवल रेजिग्नेशन के केस में। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए की थी, यानी कि 2021 तक ये लिमिट थी। अगर टोटल कॉर्पस 1 लाख रुपए से कम है तो सारा पैसा उठा करके आपको प्री मैच्योर एग्जिट में दे दिया जाएगा और टाटा बाय बाय हो जाएगा, फिर आपका कोई लेना देना सरकार के साथ नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा था तो फिर 2080 का फार्मूला लगता था। अब उसे 1 लाख रुपए को बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख कर दिया है कि अगर 5 लाख रुपए तक है तो सारा पैसा उठा करके आपको दे देंगे, सरकार कुछ भी पैसा नहीं लेगी, लेकिन आपको पेंशन नहीं देगी क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है। और पेंशन देखिए, ये पहले से ओपीएस में भी यही रूल है, ऐसा नहीं कि ये रूल कुछ अलग है। ओपीएस का भी रूल ये है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं करते हैं, यानी 10 साल पूरी नहीं करते हैं, ठीक है सर, ठीक है, तब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन 10 साल के बाद अगर 10 साल के प्लीज। बाद अगर आप इस्तीफा देते हैं, 10 साल नौकरी पूरी कर ली, 10 साल के बाद आप इस्तीफा देते हैं, तो आपके इस्तीफे को देखा जाएगा कि क्या वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के स्कीम के तहत आता है या नहीं आता है। अगर वीआरएस के केस में नहीं आ रहे हो आप, तो फिर आपको पैदल कर दिया जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपका इस्तीफा अगर वीआरएस को फुलफिल करता है, अब वीआरएस में क्या है, 20 साल की नौकरी चाहिए, 10 साल तो क्वालिफाइंग है, लेकिन वीआरएस के लिए 20 साल की सर्विस चाहिए। अगर 20 साल की सर्विस के बाद आप इस्तीफा देते तो आपको रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते थे। अब उन्होंने 20 को बढ़ा करके कितना कर दिया, 25 साल कर दिया। ओके सर, तो ये नियम तो खैर पुराना है, लेकिन एनपीएस के केस में डेथ, हम जो बात कर रहे हैं वो डेथ के केस की बात कर रहे हैं। उसकी डेथ चाहे इन सर्विस हो जाए और चाहे इस्तीफा देने के बाद 90 दिन के अंदर हो जाए, दोनों ही केस
सर्विस के हैं, वो डेथ इन सर्विस हुई है, उस केस में रूल नंबर 2021 एनपीएस अमेंडमेंट सीसीएस रूल्स लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस्तीफा प्रभावी नहीं हुआ था। तो उस केस में 50% पेंशन प्लस कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित फंड, ये नियम होता है। जी जी। अब मंजीत बाबू आते हैं तीसरे पॉइंट पर। लिखा हुआ है कि सच पेमेंट ऑफ लमसम विड्रॉवल एंड एन्युटी शैल नॉट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 90 days from the date on which the resignation becomes effective and the subscriber is relieved of his duty। जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो सबसे पहले हमने कही कि अगर आज आपने इस्तीफा दिया है तो 90 दिन तक आपके साथ कोई व्यवहार नहीं होगा। 90 दिन के बाद आपकी फाइल कंप्लीट होगी, आपको टोटल कार्पस का 20% दे देंगे और 80% पर आपको एन्युटी शुरू कर देंगे। जितनी पेंशन बनेगी उस 80% पर वो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को एक और बहुत आसान भाषा में बताना चाहता हूँ कि आखिर पेंशन बनेगी कितने पैसे पर, कितनी पेंशन बनती है। इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप 1 लाख रुपए छोड़ते हैं एन्युटी के लिए तो आपको तकरीबन 450 रुपए पेंशन मिलेगी। ये एन्युटी प्लान है। अगर आप मैक्सिमम पेंशन लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए पर 500 रुपए की पेंशन मिल सकती है। लेकिन उस केस में जब आप नहीं रह जाओगे तो वो जो कार्पस है जिससे आपने पेंशन खरीदी है, एन्युटी खरीदी है, वो कंपनी का हो जाएगा, जिस कंपनी से आप खरीदोगे। तो आपने 10 लाख रुपए छोड़े तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 450 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो कितना हो गया, 4500 रुपए की पेंशन आपको बनेगी। ऐसे समझ लीजिए। तो बहुत आसान है कैलकुलेशन, लेकिन दर्शकों के लिए चूंकि उनको नहीं पता होता है कि कितने रुपए पर कितनी पेंशन बनेगी, तो जितने लाख हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 450 से, उतनी पेंशन आपको। ओके 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 ओके। अब मंजीत बाबू मुझे लगता है कि और बाकी जो पॉइंट्स है वो मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया गया है, उसका और दूसरा जो पॉइंट है उसको आपने बेहतर तरीके से समझा भी दिया है। क्योंकि इस वीडियो को बहुत हम लोग क्रिस्प रखेंगे क्योंकि अधिक से अधिक जानकारी हम लोग आपसे बटोर सके उसको आसान भाषा में। एक और मुझे नजर आ रही है कि आप केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में गए थे, वहां आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। नॉर्थ की तो हम लोग बात कर लेते हैं मंजीत बाबू, जो नॉर्थ बेल्ट है हमारा भारत का। साउथ में क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो विवाद है, जो संवाद है, क्या चल रहा है वहां मंगला सर? देखिए, मैंने यहाँ करीब 15 लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें 5-6 लोग हमारे साथ आधिकारिक बैठक में रहे और बाकी 10-12 लोग करीब अलग अलग जगहों पर 1-1, 2-2 करके लोग हमारी मुलाकात हुई है। केरल में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कोई आंदोलन नहीं है। शुरुआत में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सेक्रेटरीट सर्विसेज के कुछ नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को उठाया था 2-3 साल पहले कोविड पैंडेमिक के आसपास, तो उस पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो केरल में आज ये आंदोलन ही नहीं है। इसके बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आंदोलन है लेकिन उस लेवल पर आंदोलन नहीं है। अब यहाँ दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की भी सरकार नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पर एक तरीके से मतलब जो है मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट कह लीजिए, कम्युनिस्टों का ये गढ़ है एक तरीके से। तो मेरी, जबकि कम्युनिस्टों के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि बहुत लर्नेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, किताबों का ज्ञान बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं अभी यहाँ, हालांकि केरल इस मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ डेली वेजेस जो एक मिनिमम जो मजदूरी है वो सबसे बेहतरीन यही दी जा रही है, पूरे देश में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर शायद महाराष्ट्र है और सबसे गई गुजरी हालत में गुजरात है। तो यहाँ डेली वेजेस को लेकर के समस्या नहीं है, लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। अगर एक मजदूर भी है तो उसको 14,000 रुपये महीने का सैलरी मिल जाता है, इतना तो तय है। तो यहाँ मैं बहुत सारे मजदूरों से भी मिला हूँ। तो लेकिन अभी जो हमारा जो टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे 17 नवंबर की दिल्ली के जंतर मंतर रैली पर पहुंचेगा। तकरीबन 50 आदमी यहाँ से पहुंचेंगे और तमिलनाडु के साथी भी हमारे संपर्क में है, वहाँ से भी बात हो गई। हमारी बैठक नहीं हो पाई है आधिकारिक रूप से, लेकिन उनका भी प्रतिनिधिमंडल 17 नवंबर को हमारे दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुंचेगा। जी 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 जी। अब मंजीत बाबू, 17 तारीख की बात को हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन एक और मुझे कोटेशन मिल रहा है कि आपने लिखा है कि अब सोचना होगा कि आपको ओपीएस सरकार से चाहिए या अपनी मनपसंद पार्टी से,
और अगर जी मनपसंद पार्टी से चाहिए तो आप भी शौक से इस नेक्सस का हिस्सा बन जाइए। ये क्या मामला है? हमने तो सुना था कि देखिए ओनली ओपीएस, विशाल नो यूपीएस, नो एनपीएस था। ये मामला क्या है मंजीत बाबू? देखिए विशाल जी, दरअसल क्या है ना कि कोई भी आंदोलन हो, बहुत सारे लोग उसको सेंटिमेंटल हाईजैक करते हैं। ये ओके। कर्मचारी आंदोलनों की सबसे बड़ी समस्या रही है। मैं आपसे बात करूंगा 74 की हड़ताल, 1974 का हड़ताल जो हुआ था रेलवे का, जिसे जी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस हड़ताल लीड किया। को कॉल किया था जी। उस हड़ताल में 700 लोग टर्मिनेट हुए थे जी। 74 में। और जी। उसके बाद 77 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब खुद रेलवे के मंत्री बने। आप समझिएगा, बहुत जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। 77 में वो रेलवे के मंत्री बने। 74 में उन्होंने स्ट्राइक की थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार के दरमियान की सारी बातें हैं। जी। 700 लोग टर्मिनेट हुए। खुद जॉर्ज फर्नांडिस उनकी नौकरी नहीं दिलवा पाए, उन 700 लोगों की, जिनके आह्वान पर वो हड़ताल हुई थी। आपको याद होगा जेपी आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई थी। जेपी जी। आंदोलन में रेलवे के स्ट्राइक के मुखिया थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। अब इस आंदोलन में भी यही होने लगा। अब वोट फॉर ओपीएस, पहली बात तो एनपीएस का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ये ठीक है। पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। चाहे बदलाव हो, चाहे इसका खात्मा हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मैंने हमेशा लोगों को बोला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे देश में फैले हुए हैं, छितराए हुए हैं, और 29 लाख टोटल हैं एनपीएस में, जबकि स्टेट्स में तकरीबन 65 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आज दिल्ली में है, कल दौलताबाद में होता है, ट्रांसफर हो जाता है। आज ईस्ट रेलवे में है, कल कल वेस्ट रेलवे में पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा, साउथ सेंट्रल में पहुंच जाएगा, वेस्ट सेंट्रल में पहुंच जाएगा। तो ट्रांसफरेबल जॉब्स है। आज जी। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। आज इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कल ट्रांसफर होकर के दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चला जाता है। जी। दूसरी बात, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, और चूंकि ये मुद्दा ही केंद्र का है, ये स्टेट का मुद्दा ही नहीं है, दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पे चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो जब आप इसे किसी स्टेट गवर्नमेंट की क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के आप राजनीतिक हथियार के रूप में वोट फॉर ओपीएस को प्रयोग करते हैं, जैसे 2024 में भी लाखों लोगों ने वोट फॉर ओपीएस चलाया, लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की आ गई। जी। तो अब हम क्या करेंगे कि बीजेपी से मांगना छोड़ देंगे क्या? क्या हम ये मान लें कि अगर जब बीजेपी नहीं आए रहेगी सत्ता में तभी हमको ओपीएस मिलेगी? ये तो समस्या का समाधान नहीं है। 2029 में अगर फिर से बीजेपी आ गई तो क्या हम मांगना बंद कर देंगे? तो ऐसे सोचना कि इस सरकार को, मतलब इस पार्टी को बाहर करना है पहले, ये मुझे एज बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज बीइंग द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये मुझे सही नहीं लगता। हमारा काम है सरकार, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पार्टी, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी। वो गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि किसी पार्टी से है, और हम सरकार का अंग हैं, सरकार का हिस्सा है। सरकार पर हमें इस तरीके से दबाव बनाना है कि हमारा मैसेज ये ना जाए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं। ये गलत है हमारे लिए। जी। हो सकता है आप यूपी, बिहार में ऐसा साबित करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट घोषित हो जाओ, ठीक है, यूपी में सरकार कल को बदल जाए, लेकिन फिर भी ओपीएस बहाल होने के चांसेस लगभग 99% नहीं है। क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्पस का मसला है, कई लाख करोड़ का मसला है, वो फंस जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो हमारा जो टारगेट है, ओपीएस कैसे मिले, मैंने पहले भी इसको, ओपीएस 2 तरह से मिल सकती है। एक, एनपीएस को खत्म करके, जो कि थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, एनपीएस को अमेंड करके ओपीएस बना देना, जी। वो काफी आसान है। तो हमें लगता है इन दो में से, रस्तों में से सरकार जो है ना, एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने वाले रास्ते को चुनेगी। आज नहीं तो कल चुनेगी। अभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रैली हुई, रैली में मान लीजिए कोई पार्टी के सदस्यगण आ गए, उन्होंने चिल्लाया और फिर बाद में मैनिफेस्टो में भी नहीं डाला, तो आपकी बात का वजूद खत्म हो गया। जिस पार्टी को आप साथ में लेकर के आए, मंच पे खड़ा किया, आपके फेवर में बोली, और उसने खुद ही अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला, तो इसका मतलब वो मुद्दा खत्म।
लाखों लोग के मंच पे आकर के बोलना कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम ओपीएस बहाल करेंगे, और 2 महीने बाद आपने मैनिफेस्टो बनाया, उसमें 25 गारंटी रखी और उसमें आपने ओपीएस नहीं डाला। तो मतलब इस तरह का ये धोखा कर्मचारियों को बार बार खाने को मिलेंगे, और इसके पीछे कोई पार्टी वजह नहीं है, इसके पीछे आपकी लीडरशिप है वजह, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर दी। तो हमने वो बात लिखी है कि हमें पार्टी से पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी को पेंशन देने का काम नहीं है, पार्टी कोई कानून नहीं बनाती, कानून बनाती है सरकार। हमारा काम सरकार से लड़ेंगे, सरकार से बात करेंगे, सरकार से टेक्निकल पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और समाधान लेकर के आएंगे। हमारा ये कहने का मतलब है, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी पर आक्षेप भी नहीं लगा रहे, क्योंकि पार्टी से तो मांग ही नहीं रहे, हमारी तो डिमांड सरकार से है। तो हम वो टेक्निकल एंगल से चल रहे हैं। 2021 का बदलाव भी हमने करवाया था डेथ एंड डिसेबिलिटी का, और हमें पूरा विश्वास है कि एनपीएस को ही हम ओपीएस में कन्वर्ट कराएंगे, ये हम करा के दिखाएंगे। ओके। अब जाते जाते मंजीत बाबू आपसे समझना चाहेंगे कि पेंशन जयघोष महारैली नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की तरफ से शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का एक जो संयुक्त संगठन है, इसने आह्वान किया है। टाइटल है सर कि एनपीएस पर वार, 17 नवंबर दिन रविवार तय किया गया स्थान भी है जंतर मंतर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि एनपीएस पर वार और इसके अलावा आपकी क्या क्या मांगे हैं जो पेंशन जयघोष रैली आप लोग को बुलाना पड़ा? मुख्य रूप से आप 3 मांगे समझ लीजिए, प्लीज बताइए। ओपीएस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक चीज पूरी हो चुकी है, अभी 2 चीजें बची हैं। तो पहले हम 2 मांगों की बात करते हैं। पहला, कर्मचारी के अंशदान को जीपीएफ के बराबर मान्यता। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अंशदान हम कितना कटवाएंगे ये हम पे तय करेगा। ठीक है। जब चाहेंगे अपने अंशदान को जितना चाहेंगे निकाल लेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, पूरा निकाल लेंगे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात इसमें ये हो गई कि हमारे वाले अंशदान पर ब्याज की गारंटी। अभी अनसर्टेन है, मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता रहता है, हमें मिनिमम की गारंटी चाहिए। 7.1 दे दे, 7.2 दे दे, हम तो कह रहे हैं कुछ कम भी दे दे लेकिन गारंटीड दे। तो पहली तो ये बात हो गई कि हमारे अंशदान को जीपीएफ की मान्यता। दूसरा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें ओपीएस चुनने का विकल्प दे दे। वो किसके एवज में दे? जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है उसको हम गिव अप कर देंगे सरकार को, फिर से सरकार ने डाला 30-32 साल तक, हम उसको वापस कर रहे हैं, हम कंपनी से नहीं खरीदेंगे। उसके एवज में सरकार हमें ओपीएस वाली पेंशन दे दे, जितने साल की नौकरी उतनी पेंशन दे दे। 20 साल के क्राइटेरिया को 50% रखे, 25 की बजाय। अभी उन्होंने 25 साल की नौकरी को 50% के क्राइटेरिया में रखा है, हम डिमांड कर रहे हैं 25 की जगह 20 साल आप कर दो। 20 साल से कम नौकरी है किसी की तो उसकी 50% से कम हो जाएगी। ये अनुपात पहले भी था, ये अनुपात आज भी रहेगा। तीसरा जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि पे कमीशन की लड़ाई बहुत बड़ी है, तो तीसरा एजेंडा हमारा ये है कि सरकार से हम ये कहें कि भाई हमारे लिए पे कमीशन का गठन कर दो, ताकि लोगों को महंगाई के मुकाबले, समय के मुकाबले सही सैलरी भी मिल सके। जी। बहुत शुक्रिया मंजीत बाबू, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। आगे भी पुरानी पेंशन को लेकर हो, एनपीएस को लेकर हो, ओपीएस को लेकर हो, 8th पे कमीशन को लेकर हो, डीए को लेकर तमाम जो मामले आते रहते हैं उसको आसान भाषा में आपसे डिकोड करवाते रहेंगे।